सेक्शन 6(2), सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 की, ठीक है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में हम लोग किसकी बात करते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एओपी, बीओआई, एचयूएफ, ये है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, याद है? यही चारों का था। हालांकि मैंने अलग अलग आप लोगों को लिखवाया था, एचयूएफ का अलग, फर्म, एओपी, बीओआई का अलग, ठीक है। सिर्फ इसलिए अलग लिखवाया था कि एचयूएफ का डिटर्मिनेशन ना अलग होता है और फर्म, एओपी, बीओआई का अलग होता है। तो इसमें दो हेड बन जाते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में। क्या क्या हेड बन जाएंगे आपके? एक एचयूएफ के लिए और एओपी, बीओआई और क्या बोल पार्टनरशिप फॉर्म। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, बराबर है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ एचयूएफ में अगर हमें डिटरमाइन करना होता है क्या कोई व्यक्ति रेसिडेंट है, अगर रेसिडेंट है या आरओआर है, कोई एचयूएफ रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग। और सेक्शन 62 में एचयूएफ के बारे में अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो एचयूएफ का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंट्रोल और मैनेजमेंट। एचयूएफ की अगर बात की जाए तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बेसिस पे। कि एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इसका दो कंडीशन हो सकता है। क्या क्या? सुनिए, या तो इंडिया में होगा या आउटसाइड इंडिया होगा। इंडिया में भी दो कंडीशन, क्या? पार्टली इन इंडिया या होली इन इंडिया। और आउटसाइड इंडिया में सिर्फ एक कंडीशन, होली आउटसाइड इंडिया। ठीक है, चलो देखो, अगर कोई एचयूएफ जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका? ऑफ इट्स अफेयर्स, जो भी इसका डे टू डे वर्क है एचयूएफ का, वो कहां से हो रहा है? इंडिया में। अगर इंडिया में चाहे पार्टली हो या होली हो, यानी पूरी तौर पे इसका इंडिया में काम हो रहा है या कुछ काम इंडिया में कुछ काम बाहर हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऐसे सिनेरियो में क्या कहलाएंगे ये? बोलिए, ऐसे कंडीशन में क्या कहलाएंगे ये? बताएंगे कुछ? ऐसा एचयूएफ क्या कहलाएगा ऐसे कंडीशन में? रेसिडेंट। अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है, होली आउटसाइड इंडिया है, तो क्या कहलाएगा ये? नॉन रेसिडेंट। चलो, यह तक तो समझ में आया। लेकिन बात आती है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की, कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट करता कौन है? तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रेफर्स टू द डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द एचयूएफ। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? जो भी अफेयर्स, जो भी है कंडीशंस है एचयूएफ के, जो भी हमारा काम है एचयूएफ के अकॉर्डिंग्स में हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर उस काम का कोई भी, उस काम को हमने किसी भी तरह से इंडिया में किया हो, चाहे वो पार्टली हो चाहे वो होली हो, मतलब थोड़ा टुकड़े में कुछ काम इंडिया में किया, कुछ काम बाहर किया, ऐसा अगर कंडीशन है, या पूरा का पूरा काम इंडिया में किया, अगर ऐसा कंडीशन है, तो वैसा एचयूएफ क्या कहलाएगा अपना? वैसा एचयूएफ हमारा क्या कहलाता है? रेसिडेंट। और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट करता कौन है? तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एचयूएफ का करता कौन है? करता। Its power rests with the कर्ता। ये कर्ता ना इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस कर्ता को देख करके ही हम लोग क्या मानते हैं? कोई एचयूएफ इंडिया, कोई एचयूएफ रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, सिर्फ और सिर्फ इसी कर्ता को देख करके। अब बात सुनो हमारी, अब आखिर ये बात है क्या? तो अगर ये व्यक्ति मान लो इंडिया में 10 दिनों के लिए भी आया ना, और इस 10 दिन में इसने कोई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किया है, कोई भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में रह करके किया है उस एचयूएफ के बारे में, तो ये एचयूएफ क्या कहलाएगा? कंप्लीटली रेसिडेंट। अब रेसिडेंट होने के साथ एनओआर है या आरओआर है, वो सेकेंडरी कंडीशन है। फिर से बता देते हैं। हाँ, वापस से बताते हैं, टेंशन मत लो। मान लीजिए एक कर्ता है, आप एक कर्ता हो घर के। कर्ता कौन होता है? इन जनरल कर्ता
सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है इन जनरल। लेकिन ऐसा नहीं, अगर कोई फीमेल मेंबर है तो ऐसा नहीं कि वो इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन कहते हैं इन जनरल क्या है, जो मेल मेंबर है वो भी सीनियर मोस्ट। अगर आपके दादा जीवित है तो दादाजी अगर काम कर रहे हैं एचयूएफ का, तो वो क्या कहलाएंगे, कर्ता। अगर आपके पिताजी हैं मौजूद, दादाजी नहीं है, मान लो आपके पिताजी भी मौजूद है और दादाजी भी, लेकिन आप दादाजी रिटायर होकर के अपना सारा कार्यभार पिताजी को आपके सौंप दिए, और आपके पापा फिर क्या कहलाएंगे, कर्ता, ना कि दादा, अगर सौंपा गया है तो। अन्यथा कौन कहलाएगा, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। ठीक है, आपकी दादी नहीं कहलाएंगी अन्यथा, जब तक मेंशन ना हो क्वेश्चन में। ठीक है, हम्म, बात हमारी समझ में आई यहाँ तक। हम्म, चलो, अब बात आती है नेक्स्ट किस चीज की, वो सुनो कि कर्ता, अगर मान लो आप इंडिया में आए, आप पूरे का पूरे साल इंडिया से बाहर थे। ठीक है, इंडिया से बाहर रहने के बावजूद आपने 5 दिन 10 दिन के लिए इंडिया में आया, आप आए और वहां से इंडिया में रहने के साथ आपने कुछ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किया है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में रहते हुए 5 दिन ही सही आप आए और इंडिया में रहे, और आपने कोई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का कुछ एक्शन लिया है इंडिया में रहते हुए, तो वो पूरा का पूरा एचयूएफ क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पे एक वर्ड, पार्टली इन इंडिया, चाहे वो एक दिन के लिए ही क्यों ना आकर के कोई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे डिसीजन लिए हो, वो क्या कहलाएंगे, वो वैसा फॉर्म क्या कहलाएगा, एचयूएफ। दिन मैटर नहीं करता इंडिविजुअल के जैसे, इंडिविजुअल में हमारा दिन मैटर करता था ना, लेकिन यहाँ मैनेज मैटर नहीं करता दिन। यहाँ मैटर करता है क्या, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर आप एक दिन ही आए और एक दिन में ही लौट गए, लेकिन आप उस 4 घंटे रुके अगर इंडिया में, 4 घंटे रुकने के बाद आपने कुछ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में किया एचयूएफ के रिगार्डिंग, एचयूएफ के वर्क के रिगार्डिंग, फिर आपका पूरा का पूरा फॉर्म क्या कहलाएगा, रेसिडेंट, ना कि नॉन रेसिडेंट। और इस पे रेसिडेंट के अकॉर्डिंग सारा रूल रेगुलेशन प्रीवियस ईयर के लिए लग जाएगा। बात हमारी समझ में आई या नहीं आई? अगर ये व्यक्ति एक दिन भी इंडिया में नहीं आया, आउटसाइड इंडिया ही रहा, पूरा ही काम किया उसने बाहर रह करके, फॉरेन में ही रह करके, कोई भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का काम इंडिया में नहीं किया उसने, फिर वो फॉर्म कहला, वो एचयूएफ क्या कहलाएगा, बोलो, नहीं, नॉन रेसिडेंट। बात आती है 66B की। ये तो 62 का आपका डिटर्मिनेशन था। 66A में जैसे हम लोग आर ओ आर डिटरमाइन करते थे और एनओआर डिटरमाइन करते थे इंडिविजुअल के लिए, उसी तरह से 66B में हम लोग क्या करते हैं, पार्ट है। अच्छा, ये किस पे हाँ, तो 23-24 का। बात समझ गए, मैंने क्या बोला, आप फर्स्ट कंडीशन सुनो, इंडिविजुअल की जगह जैसे 661 में हम लोग लिखते थे एज इट इज है, यहाँ पे इंडिविजुअल की जगह बस करता है आपको रिप्लेस करना है, यानी करता स्टेड इन इंडिया फॉर 729 डेज और लेस ड्यूरिंग द पास्ट 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब बात करते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब, मान लो हमारा असेसमेंट ईयर 23-24 है, करंट ईयर एसेस करोगे आप, किस साल का, पिछले साल का एसेस करते हो करंट ईयर में, हम्म, तो पिछला साल हमारा प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा, 22-23। अब ये 22-23 से, इस 22-23 से पिछला 7 साल कौन सा होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा, 15 से 22। बात हमारी समझे, यानी इस 22-23 को छोड़ करके 7 साल पुराना, अगर 10 साल की बात की जाए तो इससे 2010 से, सॉरी 2012 से 2022 तक वो होगा ना 10 साल। समझ गया? से पहले वाला 7 साल। हाँ, जब तक जब ये वर्ड लिखा रहेगा क्या, इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली का मतलब जस्ट बाद वाला, प्रीसीडिंग का मतलब उससे जस्ट पहले वाला। ठीक है, जस्ट पहले वाला, जस्ट पहले वाला, इमीडिएटली आफ्टर अगर रहता तो जस्ट बाद वाला, नेक्स्ट वाला, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो भी आपका प्रीवियस ईयर रहेगा उससे जस्ट पहले 7 साल। तो आपका ये फर्स्ट कंडीशन हो गया 61 का, सॉरी 66A का, बी का। और यहाँ पे फिर करता, अच्छा यहाँ कंडीशन क्या था और का, याद है क्या है, करता स्टेड, करता इज नॉन रेसिडेंट, सॉरी करता इज नॉन रेसिडेंट, कितने दिनों तक, फॉर एटलीस्ट क्या है, 9 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये बात समझ रहे हो? चलो, ये तो आपका एनओआर के लिए कंडीशन हो गया, कोई दिक्कत? नहीं, अगर जो व्यक्ति एनओआर नहीं है वो क्या होगा, आरओआर। तो आरओआर के लिए क्या कंडीशन है, बोलो? 34 से ज्यादा। तो आरओआर के लिए पहला कंडीशन क्या है आपका, करता करता स्टेड
कितने दिन के लिए रह रहे हो भाई इन इंडिया फॉर 730 days और मोर। नेक्स्ट कॉपी करो ड्यूरिंग द पास्ट 7 years immediately preceding relevant previous year। बात समझे। और दूसरा कंडीशन क्या है, कर्ता इज नॉन रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने दिन के लिए नॉन रेसिडेंट कहलाओगे रहोगे, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years, सॉरी 8 years आउट ऑफ 10 years। और ये 10 years कौन सा होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ तक समझने में। आर ओ आर का आप सॉरी एच यू एफ का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने आ गया 6(2) के अकॉर्डिंग, कि जहाँ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रहेगा वो हम लोग एच यू एफ को उस हिसाब से अकॉर्डेंस मान लेंगे, क्या वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में पार्टली रहे या होली रहे, वो आर ओ आर वो सॉरी रेसिडेंट कहलाएगा। अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो आपका क्या कहलाएगा वो, अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है फिर वो क्या कहलाएगा, एच यू एफ। वैसा एच यू एफ आपको वो क्या बोलोगे वैसे एच यू एफ को, नॉन रेसिडेंट। अगर दूसरी बात आती है 6(6)(b) की, जिस तरह से कंडीशन मैंने 6(6)(a) में बताया था इंडिविजुअल के लिए, उसी तरह से 6(6)(b) में लगता है। बस यहाँ इंडिविजुअल की जगह हमें किसका इस्तेमाल करना है, कर्ता वर्ड का। और कर्ता कौन होता है, जिसके पास पावर होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का किसी एचयूएफ का। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। चलो पढ़ते हैं सुनो, सेक्शन 6(2) में आप एचयूएफ पढ़ चुके हो। ठीक है, जब एचयूएफ की बात खत्म हो चुकी है तब बच्चा क्या है आपके पास, एक पार्टनरशिप फर्म होता है, एओपी होता है, बीओआई होता है। तो जब इसकी बात कंडीशन है और जैसा पुराना कंडीशन है उसी तरह से इसमें भी क्या, कि इसका भी कंडीशन क्या है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज इधर पार्टली पार्टली और होली इन इंडिया, इट इज सेड टू बी रेसिडेंट। बात समझे हमारी, क्या बोला मैंने, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज पार्टली और होली इन इंडिया, इट इज सेड टू बी क्या, पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई। अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, चाहे वो पार्टली हो या होली हो, वो फर्म क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। वो पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई क्या कहलाएगा, बोलो बोलो बोलो, रेसिडेंट। अगर होली आउटसाइड इंडिया रहे तो नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट। तो दिक्कत ही नहीं है, बस कहानी खत्म है इसकी, इतनी है। अच्छा, अब बात आती है जिस तरह से हम लोग एचयूएफ में देखते थे कि कर्ता के साथ पावर होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का, तो पार्टनरशिप फॉर्म एओपी बीओआई में किसके पास पावर होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का, बताओ, बात करो, हमारी बात समझाओ हमें। तो यहाँ नोट दे करके क्या लिख दोगे, द पावर ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रेस्ट्स विथ द एक्टिव पार्टनर। ठीक है, पार्टनर होते हैं ना एक्टिव और डोरमेंट, जो एक्टिवली पार्टी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, एक्टिव पार्टनर्स या मेंबर्स। कुछ लोग ऐसे हैं बस पैसे लगा करके भूल जाते हैं हमें कुछ प्रॉफिट ले जाएंगे, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्टिवली उस फर्म में काम करते हैं। तो वैसे लोग जो एक्टिवली काम कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में या किसी एओपी में बीओआई में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर्स या मेंबर्स। बात समझ में आई हमारी। हम्म, ये हो गया आपकी क्या, पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई की कहानी इतनी है बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 क्या कहलाता है, एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लाइज। बात क्या बोला मैंने, अब सेक्शन 6(3) की बात करते हैं। चलो इसे इरेज कर देता हूं मैं। चलो सेक्शन 6 सब सेक्शन 3,
ये किसकी बात करता है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। किसकी है बात कर रहे हैं हम लोग? कंपनीज की। किसमें? सेक्शन 6(3) में। 6(1) में हम लोगों ने इंडिविजुअल के बारे में बात करा, 6(2) में एचयूएफ, ए फर्म, एओपी, बीओआई के बारे में बात करा, और अब 6(3) में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज के बारे में बात करते हैं। एक इंडियन कंपनी, अगर ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो इंडियन कंपनी कहलाती है। एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज considered to be resident even if के आगे सुनो क्या कहलाता है? पहला, if its entire business is outside India। चाहे आप पूरा का पूरा काम इंडिया के बाहर ही क्यों ना करो, लेकिन अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है ना आपकी कंपनी, तो क्या कहलाओगे आप? बोलो। रेसिडेंट। रेसिडेंट। इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लाइज आउटसाइड इंडिया। चाहे आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो, मैटर ही नहीं करता है। इंडियन कंपनी हो भैया, हम रेसिडेंट मानेंगे, और रेसिडेंशियल आपको रेसिडेंट मान के आपको टैक्स देने पड़ेंगे। बात समझ में आई? अब सुनो, अ फॉरेन कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया। फॉरेन कंपनी को रेसिडेंट कब मानेंगे? इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं इसको? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये बात ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। POEM, पोएम, इज इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। बात समझे? एक फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी में तो कोई मसला ही नहीं है भाई, आप हमेशा रेसिडेंट कहलाओगे, चाहे आपका बिजनेस इंडिया के बाहर कंप्लीटली क्यों ना रहे, चाहे आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा या कुछ बाहर कुछ अंदर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फॉरेन कंपनी के केस में अलग कंडीशन है। वो क्या है? अगर फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम अगर इंडिया में है, कभी भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, मान लो 22-23 में, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, किसी भी दिन अगर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? कि वैसी कंपनी क्या कहलाएगी? रेसिडेंट। अब सुनो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है? तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड टू मीन अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड। मतलब आपका अगर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है बिजनेस से रिलेटेड, जैसे होता ना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ये वाला, तो उसी तरह से कंपनीज के लिए क्या है? फॉरेन कंपनीज के लिए क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए नेसेसरी होता है। वैसे अगर डिसीजन आपने किसी भी टाइम इंडिया में लिए होंगे प्रीवियस ईयर में, तब आप क्या कहलाओगे? रेसिडेंट। क्या कहलाओगे भाई? रेसिडेंट कंपनी। बात समझ में आई हमारी? नहीं आई तो इसको लिख लो। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्लेस जहां की मैनेजमेंट और कॉमर्शियल डिसीजन जो नेसेसरी होता है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, स्मूथ रनिंग करने के लिए, उसका कॉमर्शियल बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो भी डिसीजन आप लेते हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी प्लेस को हम लोग जहां भी लोगे उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आपने किसी भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कभी भी बैठ करके इंडिया में किसी भी कोने में इंडिया के या टेरिटोरियल वाटर्स जो इंडिया का कवर करता है 12 नॉटिकल माइल्स जिसको बोलते हैं, 1.852 किलोमीटर होते हैं, अगर वहां पानी में भी बैठ करके आपने किया है ना, डिसीजन लिया है ना कुछ बिजनेस का, फिर भी क्या कहलाओगे आप लोग? बोलो। रेसिडेंट कंपनी। और जो भी रूल्स है रेसिडेंट कंपनी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। बात समझ में आए? नहीं आए? सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 क्या कहता है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्दर पर्संस, दूसरे व्यक्ति की, उनके अलावा, मतलब आपने जहां तक पढ़ा इंडिविजुअल का अलग पढ़ा, रेसिडेंशियल स्टेटस, और फिर क्या बोलते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ फर्म एओपी बीओआई का अलग पढ़ा, कंपनीज का अलग पढ़ा। अब इनके अलावा जो लोग भी बच गए उनका क्या होगा? उनके लिए क्या है वो सुनो। यहाँ भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसका रहेगा, चाहे पार्टली या होली। इंडिया में अगर रहेगा तो क्या मानेंगे हम लोग?
जिस तरह से हम लोग सेक्शन 6(2) में फॉलो करते थे ना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को, उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे कि जहाँ भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लाई करेगा वो रेसिडेंट कहलाएगा। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होल इंडिया में रहेगा और इंडिया के अगर बाहर है, होली आउटसाइड इंडिया है, तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। बस इतनी सी तो बात है, और कहीं है कुछ इसमें। तो बच गए कौन से? लोकल अथॉरिटी, फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ऐसे लोग जो बच गए हैं, एटसेट्रा। देखो, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इन लोगों के लिए क्या होगा? अगर वो रेसिडेंट ट्रीट किए जाएंगे, कंडीशन क्या है उसके लिए? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसका इंडिया में चाहे होली रहे पार्शियली रहे, जो सेक्शन 6(2) का कंडीशन है वही सेम है। और लोकल अथॉरिटी का क्या है? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन या लोकल अथॉरिटी जो भी इंडिया के बाहर अगर ट्रीट किए जाएंगे, कब? नॉन रेसिडेंट ट्रीट किए जाएंगे। कैसा कंडीशन होगा? अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ रहेगा? पूरी की पूरी तौर पे इंडिया के बाहर, तब वो क्या ट्रीट किए जाएंगे? नॉन रेसिडेंट। ये सेक्शन 6(4) की कहानी, और इसी के साथ आपका यहाँ तक कहानी खत्म होता है। अब थोड़ा सा बचा है सेक्शन 5, 6, 7, 9, 5, 7, 9 और आई गेस जो बचा है बस थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 5, 7, 9 बस 3 सेक्शन बचा है, थोड़ा बड़ा है, 2 दिन आई गेस लगेगा और